हेलो। आज हम करेंगे पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, पीएसपीसीएल का पेपर जो आने वाला है उसके लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये जनरल साइंस का, ये फिज़िक्स का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ बेसिक यूनिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो हमारे यूनिट्स होती हैं जैसे मीटर हो गया, टाइम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, केजी हो गया, ये सब क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। तो ना हमारे जो सिस्टम है उसमें ना 7 यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल या उसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। कौन सी? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सी यूनिट्स होती हैं? बेसिक यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होती हैं? वो जिनसे हम बाकी यूनिट्स को डिराइव करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट यूनिट बोलूँ, जो फर्स्ट यूनिट होती है हमारी वो होती है लेंथ। तो आप बताओ कि हम लेंथ को किसी और चीज़ में मेजर कर सकते हैं। जो कोई लेंथ होती है उसको लेंथ को लेंथ में करेंगे, टाइम को टाइम में भी करेंगे। तो इससे इसको हम किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते, किसी और यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? 7 यूनिट्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और वो कौन कौन सी होती है मैं बता देती हूँ। लेंथ, टाइम, मास, हम मास को भी किसी चीज़ में नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, उसको हम मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किसी चीज़ में मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर को हम टेम्परेचर केल्विन की यूनिट में मेजर करेंगे। तो ये होगी हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन कितने के इक्वल होता है? 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है? तो 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन होता है हमारा मिलीमीटर। हम मिलीमीटर को ही 1 माइक्रोन बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमें पता है हमारा मिलीमीटर कितने के इक्वल होता है, वो होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, 10⁻⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन रिंग्स अ मेटेलिक बेल नियर अ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल। ठीक है, एक पर्सन है, उसने एक वॉल के पास एक बेल को रिंग किया है। ही हियर्स द इको आफ्टर 0.3 सेकेंड। तो इको जो उसको सुन रही है, उसका जो टाइम उसको लग रहा है उसको इको सुनने में, प्रोड्यूस होने में, वो है 0.3 सेकेंड। ठीक है, 0.3 सेकेंड। और इफ़ द साउंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। अब जो साउंड की स्पीड है उन्होंने दे दी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या पता करना है? हाउ फार इज़ द वॉल फ्रॉम हिम। अब आप देखो, ये हमारी है वॉल और यहाँ से किसी पर्सन ने बेल रिंग की है, यहाँ पे सपोज बेल है और यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस फाउंड करना है। तो इको जो प्रोड्यूस होगी यहाँ से प्रोड्यूस, जब भी वो बेल रिंग करेगा वो वापस आएगी ऐसे, मतलब जो साउंड ट्रैवल की गई और वापस आई। तो हमें इसका ये सिर्फ ये डिस्टेंस टाइम पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब हमें पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 0.3 सेकेंड हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। 340 मीटर पर सेकेंड क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे स्पीड और टाइम की वैल्यू डाल देंगे। स्पीड की कितनी है? 340। ठीक है, इनटू 0.3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस 102 मीटर। अब जो 102 मीटर डिस्टेंस आया ना, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 102 मीटर। तो ये जो 102 मीटर डिस्टेंस आया है, ये 102 मीटर ये आया है जब यहाँ से जो हमारी साउंड थी वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ऐसे गई और वापस आई, उसका डिस्टेंस है। पर हमें सिर्फ इतना डिस्टेंस फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे, डी का हाफ कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा? 51 मीटर। तो राइट ऑप्शन इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमें डायमेंशंस निकालनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की।
अब आपको डिमेंशंस निकालने के लिए पता होना चाहिए कि जो हमने देखो 7 जो भी क्वेश्चंस करके हटे हैं उसमें 7 बेसिक यूनिट्स थी। लेंथ था, टाइम था, मास था, ठीक है, और आप देख लो टेम्परेचर, ठीक है, और चार्ज जो हमने वो किया था। तो यहाँ पे आप इसका ना जो डायमेंशन है इसको हम LTM, लेंथ को L से, कैपिटल M L से, टाइम को कैपिटल T से और मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो हमें देखना होता है कि उसमें जो ये मास है, अगर कोई क्वांटिटी है उसमें मास, लेंथ और चार्ज या कुछ भी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको इसके लिए फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे आपको ना ये निकालने हैं डायमेंशन, तो आपको ना यहाँ पे वर्क की डायमेंशंस पता होने चाहिए। अब आपको पता है वर्क क्या होता है, जो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वर्क एनर्जी होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। यहाँ पे इसको दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ देखो, ठीक है, एनर्जी अपॉन चार्ज, चार्ज कोई और कलर ले लें, ये यहाँ से ये कलर, ठीक है, ठीक है, यहाँ इसका से। तो यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है ML2T-2, ठीक है, और हमारी चार्ज की डायमेंशंस क्यों, तो यहाँ पे ML2T-2, ये क्यों ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्यों -1, तो इसकी डायमेंशंस ही आ गई। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी वाला राइट ऑप्शन हो गया, ये वाला। अगर देखो आपको ये समझ नहीं ना आया तो इसका ना पूरी डिटेल वीडियो बन सकती है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे ना कमेंट कर देना, मैं बना दूँगी। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट, ये समझने के लिए आपको ना एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सपोज ये ना एक कोई स्प्रिंग है, ये, ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ आपने देखा है, ठीक है। यहाँ पे ना जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो ये यहाँ से सपोज ये XY डिस्टेंस था, तो ये डिस्टेंस X डिस्टेंस और ऐड हो गया, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे हमने इसका फोर्स लगाया, तो ये फोर्स ना इसमें इस स्प्रिंग में ना रिस्टोर हो जाता है, उसके अंदर ही रिस्टोर हो जाता है। तो उस फोर्स, वो फोर्स किसके प्रोपोर्शन होता है, एक्स के प्रोपोर्शन, जो डिस्टेंस आया है उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। कि अगर हमने इसको वापस छोड़ा तो वो अपनी उतनी ही पोजीशन या अपनी उतनी ही वैसे ही शेप वापस रीगेन कर लेगा। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारा पास क्या बनता है, -KX। तो ये माइनस जो साइन है ये क्या दिखाता है कि जो हमने फोर्स लगाया था, जो स्प्रिंग है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए हमने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, तो जब हम इस फोर्स को हटा देंगे तो वापस किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब इस के को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो F इक्वल्स टू -KX, तो K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, K इक्वल्स टू -F/X, ठीक है। अब जो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो उसकी फिजिकल चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है तो उसके फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा, या उसकी थिकनेस कितनी है, उसका उसके मटेरियल पे बेसिकली। तो मटेरियल के साथ उसका साइज़, शेप, सब कुछ मैटर करता है। तो यहाँ पे देखो लेंथ ओनली, तो लेंथ पे तो नहीं, उसका जो मटेरियल है तो उसकी लेंथ पे भी फ़र्क पड़ेगा, लेंथ है तो डायमीटर, उसकी शेप पे। तो यहाँ पे वो कौन सी ऑप्शन है, सारे के सारे जो उसके पॉइंट्स हैं वो ऐड करिए। तो वो है थिकनेस, इट्स डायमीटर एंड मटेरियल। तो हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा ना, अगर मटेरियल चेंज होगा, शेप चेंज होगी या उसकी मोटाई चेंज होगी। तो ये इसका ऑप्शन हो गया राइट डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो इसके लिए ना आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो हमारे पास होता है
रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे सरफेस है, लाइट आई और वापस से बाउंस बैक होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो जो रिफ्लेक्शन होता है ना उसमें जो लाइट है वो यहाँ पे रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम होता है जिसमें जो पार्टिकल्स है या कोई मीडियम है उसमें ना जो उसके पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, ठीक है, और डेंसर जिसमें बहुत पास पास है, ठीक है। अब देखो, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे तो लाइट क्या करती है, रेयर मीडियम में करती है, और यहाँ पे लाइट कहाँ से ट्रेवल करती है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो उसमें उल्टा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जैसे ये लाइट है, ये मीडियम है, यहाँ से डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, लाइट यहाँ से जाती है, ठीक है। अब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो यहाँ पर ना एक पॉइंट आता है कि जो लाइट है वो बाहर जाने की वजह वो वापस अपने ही मीडियम में आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन होती है कि जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो इसमें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है डेंसर टू रेयर मीडियम, थर्ड है रेयर टू डेंसर मीडियम। यहाँ पे देखो कंडीशंस दे रखी हैं, ये इट ऑकर्स व्हेन विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, तो आपको ये देखो रेयर टू डेंसर मीडियम तो होगा नहीं, दो ऑप्शन तो कट गए। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आता है डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, इट ऑकर्स विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, और यहाँ पे इट ऑकर्स विद द लॉस ऑफ इंटेंसिटी। अब आप देखो कि जब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये टोटल इंटरनल लाइट डेंसर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ही वापस आ गई। इंटेंसिटी का मतलब कि उसकी पावर में भी लॉस हुआ, कि लाइट चेंज हो गई, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, पावर कुछ चेंज हुई उसकी, लाइट तो लाइट है वो तो वैसे ही रहेगी, उसकी इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। अब एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होती है कि जैसे हम कहीं ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, आप कहीं और उससे भी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, तो हमें ना सिकनेस होने लग जाती है, जैसे हमें सांस नहीं आता अच्छे से या घबराहट सी होने लग जाती है, तो ये क्यों होता है। तो देखो हाई प्रेशर, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, हाई प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे मतलब काफ़ी हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज़ हो जाता है, या लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, या लो लेवल ऑफ होमोग्लोबिन, तो जो हमारा ब्लड का लेवल है वो कम हो जाता है, या हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या ऊपर जाके कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। तो अब हमेशा याद रखो जो प्रेशर होता है ना वो डेप्थ में ज़्यादा होता है और हाइट में कम होता है, तो जो प्रेशर है तो वहाँ पे ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सांस नहीं आती, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। जो हमारा मोमेंटम होता है ना वो होता है, उसको हम डिनोट करते हैं पी से, क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं, होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी मास है, ठीक है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब सपोज करो कि अगर कोई छोटी सी चीज़ है, छोटा सा पत्थर भी है, अगर उसको तुम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से अपनी तरफ फेंकोगे, जैसे आपने देखा होगा कि हम बाइक्स वगैरह पे जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी के वो छोटे छोटे दाने होते हैं वो हमारे ऊपर आके लगते हैं तो हमें बड़ी दर्द होती है। इट मीन्स कि जो मास है, ठीक है, वो उसका जो वैल्यू है या उसका जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसके साथ कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो मैच करती है। अब देखो मास इनटू वेलोसिटी, आपको याद होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी रिलेटेड है, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहाँ पे एक तरह से रिलेटेड, तो कौन सा फॉर्मूला है जो इसके इक्वल है मोमेंटम के, वो है फोर्स, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं, और जो हमारे प्रेशर कुकर के हैंडल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होने चाहिए, क्योंकि उसमें से हीट पास नहीं होनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से हैंडल कर सके, पकड़ सके। तो वो कौन सा, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, द प्लास्टिक यूज देयर इज़ द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक कौन सा है, तो जो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक था वो था बेकलाइट, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, जो भी हम पढ़ के हटे हैं, ठीक है, जो मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स होती हैं, हर जगह पे वही मास की यूनिट है, वही वहाँ पे होगी टाइम की, तो वो सारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो हर जगह एक्सेप्टेड होती है। अब उन्होंने पूछा कि मैकेनिकल पावर की ऐसा यूनिट क्या है। अब हमारे पास पावर क्या होती है, पावर होती है हमारे पास वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है, और आपको पता है जो वर्क है वो किसकी इक्वल होती है, एनर्जी टाइम। जो एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, ठीक है, जूल होती है, और टाइम की सेकंड होती है। तो हमें ऐसे सिस्टम में पूछा था जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, जूल, वॉट, न्यूटन, सेकंड, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे ना ये यूनिट गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा वॉट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको और क्वेश्चंस चाहिए हो जनरल साइंस के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।